चलिए, जय हिंद। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जो जितना भी सवाल बन रहा है उस सारे सवाल में डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसको अच्छी तरह से टैकल कर सके, इतना नॉलेज हम लोग को हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे आने वाला एग्जाम कौन कौन सा होगा जिसमें ये पूछा जा सकता है। एक तो आ गया बीपीएससी का, जो बीपीएससी का प्री है वो आ जाएगा इसमें। बिहार एसआई जो है आने वाला है वो आ जाएगा। बिहार एसएससी का एग्जाम है वो आ जाएगा। जो भी यूपी का भी एग्जाम है जिसमें भी जीएस पूछ रहा है ना, वो हम लोग इस एग्जाम्स के इस सेट से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला सवाल क्या पूछ रहा है, ये सूची एक सूची दो से मिलाना है। मानसून पूर्व वर्षा, देखिए मानसून पूर्व वर्षा है और संबंधित राज्य है, ठीक है। यानी मानसून आने से पहले जो वर्षा होती है ना, उससे उसके बारे में ये दिया हुआ है और ये उस राज्य का दिया हुआ है। तो चाय वर्षा, चाय वर्षा कहाँ हो रहा है, तो चाय वर्षा आसाम में होता है। देखिए आसाम में वैसे भी चाय ज्यादा ये होता है, चाय की खेती होती है सबसे ज्यादा आसाम में होती है, तो ठीक है चाय वर्षा हम लोग आसाम, ठीक है। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर कहाँ पे होगा, तो उड़ीसा में होगा। नॉर्वेस्टर कहाँ होगा, उड़ीसा में होगा। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम कहाँ होगा, कर्नाटक में। चेरी ब्लॉसम कहाँ होगा, कर्नाटक में। और काल बैसाखी होगा ये पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी कहाँ पे होगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, ठीक है। काल बैसाखी आपको पश्चिम बंगाल में भी आता है, बिहार में भी आ जाता है, ठीक है। चलिए, ये हम लोग देख लिए। अगला देखते हैं कौन सा सवाल उठाते हैं। चलिए ये उठा लेते हैं ठीक है। अंतरराज्यीय जल विवाद जो है, जल जल विवाद और शामिल राज्य, कितने राज्य इसमें शामिल है, ठीक है। ये जनरली तो पूछता नहीं है कितने राज्य, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए वंशधारा, वंशधारा किसका है, तो ये हो जाएगा चार दो का, ठीक है। वंशधारा किसका है, दो का। एक इसमें उड़ीसा आ जाएगा, एक तो, और दूसरा हो जाएगा आपको आंध्रा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब महादई, महादई का कौन सा हो जाएगा, महादई का हो जाएगा ये है तीन, ठीक है। महादई कौन सा, तीन तीन राज्य है, ठीक है। जैसे इसमें गोवा भी है, ठीक है। चलिए उसके बाद गोदावरी जो है, गोदावरी क्या हो जाएगा, गोदावरी का पांच होना चाहिए। देखिए गोदावरी का क्या है, C2, हाँ ये पांच है। गोदावरी का पांच राज्य है और नर्मदा का चार राज्य है, ठीक। गोदावरी का पांच राज्य, नर्मदा का चार राज्य है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अच्छा चलिए ये थोड़ा सा, अच्छा भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा, आपराधिक मामलों का याद रखना है। आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होगा, तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। आंसर भी यही दिया हुआ किताब में, ठीक है, हाई कोर्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद सवाल, अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ की थी, अंग्रेजों ने राजघाट की संधि होलकर के साथ की थी। देखिए ये जो है ना राजघाट की संधि जो 1806 में होता है, ठीक है। 1800, देखिए क्या होता है ना, होलकर कहाँ के, इंदौर के। होलकर कहाँ के, देखिए होता क्या है कि अंग्रेज जो है ना, वो इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है ना प्रॉफिट, प्रॉफिट ओरिएंटेड सारा काम है। अब ये क्या करते हैं ना, ये मराठाओं के साथ, मराठाओं के साथ संधि करते हैं। मराठा में भी किसके साथ करते हैं, पेशवा के साथ करते हैं। लेकिन पेशवा के साथ करने के बाद भी आप बाकी जितने भी मराठा हैं उनसे तो आप नहीं, उनसे मतलब वो तो आपसे लड़ ही रहे। तो ज्यादातर मराठा तो मान गए पेशवा संधि के बाद, लेकिन होलकर नहीं मानता है, होलकर लड़ते रहता है। होलकर जो है ये इंदौर के हैं, ये होलकर लड़ते रहते हैं, ठीक है। और इसीलिए ना देखते हैं कि 1805 में ना इसको बुला भी लिया जाता है, क्या बोलते हैं, वेलेस्ली को। क्योंकि वेलेस्ली ही था जो 1798 से 1805 तक जो भारत में का ये गवर्नर जनरल रहा था। और यही जो है ना जितने भी राजाओं से लड़ता होता है, ये इसमें बहुत मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहायक संधि के जरिए, सहायक संधि, इसके जरिए वेलेस्ली जो है ना सारे जगह पे उत्पात मचा देता है, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है कि हर जगह से लड़ाई कर रहा है, तो प्रॉफिट जो है ना इसका कम होने लगता है, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसीलिए 1805 में इसको बुला लिया जाता है, ठीक है, इसको बुला लिया गया। और 1806 में देखता है होलकर को, बोलता है कि ठीक है अब आप अपना जमीन वापस ले लीजिए, जितना भी आपसे लिया गया थोड़ा अपने पास रख लिया अंग्रेज, अब बाकी जमीन वापस देके होलकर से भी संधि ये लोग कर लेता है। उस संधि का नाम होता है राजघाट की संधि, याद रहेगा। किसके से किया, राजघाट की संधि होलकर के साथ किया। चलिए बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो एनी बेसेंट। केंद्रीय हिंदू, देखिए ये जो है ना 1898 में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की थी बनारस में, ठीक है। और यही आगे चलकर ना बीएचयू बनता है, बीएचयू बनता है, ठीक है। केंद्रीय हिंदू विद्यालय ही आगे चलकर बीएचयू बनता है, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, जो जिसने अच्छा ये लिखा ही मदन मोहन मालवीय ने जिनका स्थापना किया था, स्थापना किया केंद्रीय हिंदू विद्यालय को ही बड़ा करके मदन मोहन मालवीय ने आपको ये बनाया था, बीएचयू बनाया था, ठीक है। तो लेकिन केंद्रीय हिंदू विद्यालय किसने किया, तो एनी बेसेंट ने किया। चलिए कूट में सही उत्तर चयन करना, अच्छा ठीक है, दोनों सही देखते क्या है। सदन के नेता के आग्रह पर
लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है, बिल्कुल बुला सकता है। सदन का जो नेता होगा ना, उसके आग्रह पर लोकसभा का अध्यक्ष होगा, वो गुप्त बैठक बुलाएगा, गुप्त बैठक बुलाएगा। अभी गुप्त बैठक में ना वही लोग अलाउड होंगे जो लोग को अध्यक्ष जो है ना चुनता है, मतलब परमिशन देता है। ठीक है, मेंबर्स तो अलाउड होंगे ही, लेकिन बाहर में जो गैलरी में जो जो लोग बैठे हुए हैं उसमें कौन सा मीडिया अलाउड होगा कि नहीं होगा, कौन कौन सा लोग अलाउड होंगे, वो अध्यक्ष पर मतलब रिटर्न परमिशन से वो चीज होता है। तो गुप्त बैठक कौन करता है कि लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुलाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि कड़ी गढ़ पूर्ति यानी कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर देगा। हाँ, यदि 1/10 यदि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस में 1/10 लोग नहीं रहते हैं तो कोरम नहीं बनता है। जब कोरम नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपको लोकसभा जो है वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, ये तो कोरम बोलते हैं इस चीज को कि 1/10 जो है जितना भी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसका 1/10 लोग क्या कहते हैं प्रेजेंट रहेंगे, तभी वो सदन चल पाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। अच्छा, इसके बारे में बोल रहा है, इसके द्वारा अनुच्छेद 368 पर संशोधित कर दिए गए प्रावधान पर विचार करना। देखिए ये देखिए, ये दोनों प्रावधान जो सही है इसमें। देखिए 24वां संविधान, अब देखिए इसमें तो है तो कहानी बहुत बड़ा, लेकिन अच्छा इसको रट लीजिए, एक काम कीजिए, इसको रट लीजिए। देखिए होता क्या है ना, देखिए क्या होता है ना कि 24वां आएगा, फिर 25वां आएगा, फिर 39वां आएगा, 42वां आएगा, बहुत सारा संविधान संशोधन आ रहा है, 17वां, जिसमें आपको लेजिस्लेचर और वर्सेस जुडिशरी, इसके बीच लड़ाई चलेगा। और वही ये तो एक तरफ से ये जो है 17वां, फिर उसके बाद 24वां, 25वां, 39वां, 42वां, ठीक है, ये सब जितना है ये आपको एग्जीक्यूटिव लेकर आएगा, यानी कि लेजिस्लेचर लेकर आएगा, उसका ये हथियार का नाम है। वही जुडिशरी का हथियार का नाम देखेंगे हम लोग, क्या क्या देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि गोलकनाथ देख लिए, गोलकनाथ केस लेकर आया। ठीक है, फिर उसका इससे पहले बेरू बेरी का केस ले आता है, गोलकनाथ केस लाता है, फिर उसके बाद केशव भारती लाता है, फिर ये आपको मिनरवा मिल लेकर आता है, बामन राव लेकर आता है, ये सब में ना ये जुडिशरी का, यानी ये दोनों का 368 से रिलेटेड है। 368 में क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, किस तरीके से संशोधन कर सकते हैं, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, फिर उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या क्या चीज होता है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है जिसको समझाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा। तो इसीलिए ये जो चीज है, इसका जो एक हथियार है 24वां संविधान संशोधन, इसमें दो चीज बताता है और यही दो चीज रट लेना है। ठीक है, क्या है 24वां संविधान संशोधन में क्या करता है, सरकार क्या बोलता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से को, चाहे वो मूल अधिकार हो, संशोधित कर सकती है। ठीक है, यानी किसी भी हिस्से को, चाहे वो मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकते हैं। ये कहां बोल रहा है, 24वां संविधान संशोधन में बोल रहा है। समझ में आ रहा है, राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी है। संवैधानिक संशोधन विधेयक जो उसको मंजूरी दी जाना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया, ये दो चीजें। पहला क्या बोल रहा कि 24वां संविधान संशोधन में संसद को अधिकार दिया गया कि संसद मतलब अपने आप को अधिकार देता है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को, चाहे वो मूल अधिकार, संशोधन कर सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है, अच्छा इसी ये 24वां के बाद देखेंगे हम लोग ना, 24वां 25वां आएगा। ठीक है, उसमें उसी के बाद केशवानंद भारती आता है, उसी के बाद केशवानंद भारती आता है, और केशवानंद भारती को, ये दोनों को है ना, ये दोनों को है, इसको मंजूर करता है। ये पहले क्या बोलता है कि हाँ ठीक है, आप किसी भी मूल अधिकार को संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़ नहीं सकते। यही 24वां के बाद बोलता है। क्या कौन बोलता है कि ये केशवानंद भारती बोलता है। तो वो कभी अलग पढ़ेंगे। मेन जानना है हम लोग को 24वें संविधान संशोधन में क्या बोला गया कि संसद को अधिकार है कि वो किसी भी हिस्से का वो संशोधन कर सकता है, पहला चीज। और राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी है, ये दूसरा चीज। ठीक है, अब आते हैं अगला, तूफानी चालीसा यानी रोरिंग फोर्टीज। देखिए रोरिंग फोर्टीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। रोरिंग फोर्टीज जो है, ठीक है, ये आपको कहाँ चलता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में चलता है। ठीक है, ये है ना साउदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे चलता है। तो रोरिंग फोर्टीज के बारे में क्या क्या है, वे दक्षिणी गोलार्ध के महासागर में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवन, बिल्कुल सही है, सही बोल रहा, हाँ ठीक है, देखिए दोनों सही है। ये दक्षिणी गोलार्ध के महासागर में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर होने वाले शक्तिशाली वायु प्रवाह के कारण विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही वायु पृथ्वी के घूर्णन का संयोजन तथा वात रोधक की तरह कार्य करने वाली भू संगतियों का अधिक्य होना है। देखिए सिंपल सा समझ लेते एक चीज, रोरिंग फोर्टीज। ठीक है, ये है क्या, देखिए देखिए ये है, देखिए होता क्या है, ये आपको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चलेंगे
ताकि ज्योग्राफी भी अपना इसी यहाँ साथ साथ मतलब टॉपिक भी आपका कंप्लीट होते रहे। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये जो बेल्ट है ना, ये 0 डिग्री का बेल्ट है। ये 0 से 5 डिग्री पकड़ लीजिए, 0 से 5 डिग्री ऊपर नीचे। ठीक है, यहां से ये जो है 23.5 डिग्री पकड़ लीजिए। ये भी कहाँ चला गया, ये भी एक मिनट, गड़बड़ हो गया। अच्छा चलिए, इसको 23.5 डिग्री मान लीजिए। इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा लोग को कि भाई ये कैसे आ गया, अरे यार। ठीक है, देखिए देखिए ये 66.5 डिग्री हो गया, ये भी 66.5 डिग्री हो गया। अब समझ में आएगा आराम से। देखिए ये क्या है ना, कुछ और चीज जान लेते हैं इसी बात लग गया। रोरिंग फोर्टीज तो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रोरिंग फोर्टीज क्या होता है ये जानते हैं पहले। देखिए क्या होता है, यहां पर ना विंड चलता है। यहां पे क्या चलता है, इधर से एक इधर से चलेगा विंड, एक इधर से चलेगा विंड। ठीक है, इधर से विंड चलेगा, इधर से चलेगा। ठीक है, ये विंड चल रहा है, मतलब इसको ट्रेड विंड कहते हैं। कौन सा विंड कहते हैं इसको हम लोग, ट्रेड विंड या व्यापारिक व्यापारिक पवने बोलते हैं। और इधर से एक और विंड चलता है, ये हम लोग उसको वेस्टर्लीज बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो विंड चल रहा होता है ना, अब इस विंड का खासियत है, विंड की खासियत क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा स्पीड कम रहेगा इसका। क्यों कम रहेगा, क्योंकि इस एरिया में तो आपका एशिया आ जाएगा, इधर इधर यूरोप आ जाएगा। ठीक है, इधर नॉर्दर्न अमेरिका आ जाएगा। तो इधर क्या होता है ना, जो जमीन जमीन है, इस विंड को रोकने लगता है। ठीक है, लेकिन यहां पर तो कुछ नहीं, यहां पर तो पूरा का पूरा खाली है। यहाँ तो पूरा पूरा यहाँ पे प्रशांत महासागर हो गया, यहाँ पे हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक हो गया। तो एक तरीके से देखें तो पूरा खाली है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि 40 डिग्री के बाद 40 से 65 डिग्री तक में ना बहुत ज्यादा विंड का स्पीड रहता है, बहुत ज्यादा। इसी को हम लोग रोरिंग फोर्टिस बोलते हैं। रोरिंग फोर्टिस 40 डिग्री पर रोरिंग फोर्टिस होता है। ठीक है, तो वही चीज हो गया। वैसे यहाँ पर क्या होता है ये भी जान, यहाँ पे डोलड्रम का क्षेत्र बनता है, डोलड्रम इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड इसको बोलते हैं। ये सब पूछता है हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, हॉर्स लैटिट्यूड। अच्छा देखिए होता क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे उच्च वायु दाब है, यहाँ निम्न वायु दाब है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, निम्न वायु दाब है। तो जहां पे निम्न वायु दाब है 0 से 5 डिग्री तक, यहाँ पे डोलड्रम उसको बोलते हैं। ठीक है, उच्च वायु दाब है वहां पर उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना आपका सब हवा जो है ऊपर डिसेंड करता है, मतलब नीचे डिसेंड करता है, यानी नीचे जाता है। क्या कहते हैं, हाई क्या बोलते हैं आपको, हॉर्स लैटिट्यूड पे। अब ये हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं इसको, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस लैटिट्यूड पे पहले जो ये चलता था ना पवन, जो आपके शिप चलता था, उस शिप में लोग क्या करते थे, अपने जितने भी हॉर्स यानी घोड़े हैं उनको नदी में फेंक, समुद्र में फेंक देते थे। क्यों, क्योंकि इधर हॉर्स लैटिट्यूड में ना स्पीड बहुत कम हो जाता था, स्पीड जो है बहुत कम हो जाता था। तो क्या होता था, ये लोग अपने घोड़े फेंक दिए, घोड़े फेंकने से क्या होता है कि थोड़ा सा स्पीड इसका बढ़ जाता था। इसीलिए इस एरिया को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, डोल्डर किसको बोलते हैं ये याद रहेगा। ठीक है, बाकी रोरिंग फोर्टिस बता दिए कि इस एरिया में पानी की ज्यादा अधिकता होने के कारण यहाँ पर कोई लैंड मास नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, आपको कोई भी रुकावट नहीं आता है। ठीक है, इसलिए रोरिंग फोर्टिस। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? पृथक मताधिकार क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अंग्रेज जा चुके परंतु वे शरारत छोड़ गए, ये किसने बोला था, तो सरदार पटेल ने बोला था। किसने बोला था, सरदार पटेल ने। वैसे सेपरेट इलेक्टोरेट जो है पहली बार कब लेकर आया गया था, 1909 में लेकर आया गया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, मॉर्ले मिंटो एक्ट वाला जो 1909 का जो एक्ट है, उसमें आपको 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आया गया था। पहली बार दिया गया था मुस्लिम्स को। ठीक है, दूसरी बार लेकर आया गया 1919 में। इसमें दिया गया किसको किसको, एंग्लो इंडियन को दिया गया, सिख को दिया गया, एंग्लो इंडियन सिख को महिलाओं को दिया गया, फिर उसके बाद यूरोपियंस को दिया गया, ये लोग को दिया गया। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं हम लोग को, 1909 में 1909 में और 1919 में आपको ये सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आता है। तो ये किसने बोला, सरदार पटेल ने बोला है कि वो शरारत छोड़कर चलेगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का शुरू के बारे में बोल रहा है कि रशियन रिवॉल्यूशन जो हो रहा है, रशियन रिवॉल्यूशन जो हो रहा है 1905 में। यहाँ पर देखिए क्या है, 1905 में क्या हो रहा है। तो पहला जो खूनी रविवार क्या है, ब्लडी संडे इसको बोला जाता है, ब्लडी संडे बोला जाता है इसको। ठीक है, जार जो था वहां का जो राजा था, जार,
तो वो क्या होता है ना, मरवा देता है बहुत सारे मजदूरों को, ठीक है, गोली चलवा देता है, तो इसीलिए उसको खूनी रविवार बोला जाता है 1905 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये 2 मार्च 1917 को क्या होता है, ये जार द्वारा पत्या, ये ये जो जब चलवाता है ना ये, ठीक है, उसके बाद बहुत सारा आंदोलन चलना शुरू होता है, क्योंकि 1905 के एक खूनी रविवार के बाद वो आंदोलन बहुत एक्टिव फेज में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद 1917 में इसको जार द्वारा पत्या कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्च 1918 में क्या होता है, मार्च 1918 में जो है आपको होता है, ये क्या है, तीसरा ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि। क्या होता है, ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि होता है, और 24 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक विद्रोह जो है 24 अक्टूबर 1917 को होता है, बोल्शेविक विद्रोह, ठीक है। चलिए चलिए ये भी देख लेते हैं क्या है। खनिज और उसके प्रमुख राज्य कौन है, मैग्नीज का कौन सा ये हो जाएगा, तो मैग्नीज का उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीज कौन सा है, उड़ीसा हो, ठीक है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ ये सब होता है मैग्नीज का, ठीक है। जिप्सम, जिप्सम का क्या होगा, वैसे मैग्नीज का काम क्या है, देखिए जंग रहित जो इस्पात जो बनता है ना, जंग रहित इस्पात, ये इसी से बनता है। फिर आपको कांच जो बनता है इसी से बनता है, मैग्नीज से बनता है, ठीक है। चलिए जिप्सम को देखते हैं, जिप्सम को क्या हो जाएगा, जिप्सम आपको राजस्थान में मिलेगा, जिप्सम कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। जिप्सम से आपको सीमेंट, ठीक है। चलिए चूना पत्थर, चूना पत्थर का कहां पे होगा, चूना पत्थर होगा आपको कर्नाटक में, ठीक है। और मैग्नेसाइट कहां होगा, उत्तराखंड में, मैग्नेसाइट कहां होगा, उत्तराखंड में। चलिए यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, यानी न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, ये कहा था न्यायमूर्ति ए एस आनंद ने। क्या कहा था ए एस आनंद ने, कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। वैसे ये तो समझ स्टेटमेंट, लेकिन न्यायिक सक्रियतावाद है क्या, या इसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल एक्टिव, एक मिनट यहां लिखने से अच्छा है कि यहां लिखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एक्टिविज्म, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखिए होता ये है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, इन तीनों का एक अलग अलग अपना अपना डिपार्टमेंट है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जुडिशरी ना इस पर इंटर करने लगता है, कभी एग्जीक्यूटिव इसमें इंटर करने लगता है, कभी ये इसमें इंटर, कभी ये इसमें इंटर, मतलब ठीक है, एक दूसरे का इंटरफेरेंस इन लोग शुरू कर देता है। तो जब जुडिशरी इंटरफेरेंस शुरू करता है ना, जुडिशरी जब एग्जीक्यूटिव के काम करने लगेगा, जुडिशरी जब लेजिस्लेचर का काम करने लगेगा, तो उसको हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म बोलेंगे। समझ में आ गया। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, विशाखा केस आया हुआ था, महिलाओं के लिए जो विशाखा केस बना था, उसमें मतलब जुडिशरी खुद बता रहा है कि आपको ये काम करना है, ये निर्देश दिया जा रहा था, ठीक है। या दूसरा आप एक ले सकते हैं, जैसे पीआई होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, ये भी एक तरीका जुडिशरी का एक तरीका ये एक्टिविज्म है, समझे। मतलब अपना काम तो कर रहा है, लेकिन अपने काम के साथ एग्जीक्यूटिव का भी काम कर रहा है, लेजिस्लेचर का भी काम करने लगा, तो इसको हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए मतलब जैसे एक और एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल करें, एक और इसका डिफिनेशन ये हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव हो गया, ये लेजिस्लेचर हो गया, ये जुडिशरी हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन को और उसको समझने का जिम्मेदारी जुडिशरी को दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से उसको कन्फर करना, किस तरीके से समझना, इसका जिम्मेदारी जुडिशरी को दिया गया, ठीक है। अब जुडिशरी यदि पूरा का पूरा सिस्टम ही किसी चीज का बदल दे, किसी चीज को अलग तरीके से ही सोचने लगे, जैसे राइट टू लाइफ हो गया, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अब राइट टू लाइफ हो गया, आर्टिकल 21 में दिया राइट टू लाइफ, सिंपल दिया हुआ, लेकिन अब जुडिशरी कुछ एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दे। जैसे राइट टू लाइफ में दे दिया है कि आपको जैसे जैसे एजुकेशन डाल दिया, ठीक है, एजुकेशन डाल दिया, ये अपनी तरफ से डाला है। उसके बाद आपको जैसे राइट टू वाटर, राइट टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, या पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, राइट टू हैव पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ये सब क्या है, जुडिशरी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहा है। अब ये कुछ ना कुछ ऐड करने पे ये काम किसका है, ये काम लेजिस्लेचर का है, ठीक है। तो अब यदि ये अपने हिसाब से बनाने लगे तो क्या होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहा है, न्यायिक सक्रियतावाद कर रहा है, उसी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो पूरा न्यायिक सक्रियतावाद समझ में आ गया कि जब जुडिशरी जो है दूसरे एस्पेक्ट को, दूसरे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के कामों को अपना काम करने लगे, तो उसको हम लोग न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, तो सीबीसी का, इसको बोलते हैं लोग सीबीसी, सीबीसी का वर्णन कौन करता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं करता। चलो कौन सा अनुच्छेद है, कोई नहीं करता, चलो तो उसका तो देखना पड़ेगा। सीबीसी है, देखिए क्या है ना,
ये देख रहा था सीबीसी भी देख रहा था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखिए होता है 1964 में इसका ये होता है, क्या होता है 1964 में इसकी स्थापना होती है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज कौन सा कमेटी के जरिए होता है, संथानम कमेटी जो होता है ना, ये बोला था कि इसका स्थापना कीजिए। और क्या सीबीसी के बारे में पूछता है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो एक तो सीबीसी होगा, मतलब कि एक दो चीफ हेड होगा, ठीक है, और दो एक्स्ट्रा आपको सबॉर्डिनेट होंगे, सबॉर्डिनेट ऑफिसर होंगे, ठीक है। तो एक 1+2, 2 मिनिमम रहेगा, मिनिमम, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेशन कितना होता है इन लोगों का, इन लोगों का ड्यूरेशन 4 इयर्स होता है या 65, जो भी पहले पहुंच जाए, ठीक है। और सीबीसी के बारे में क्या पूछ सकता है, अच्छा ये रिपोर्ट किसको पेश करता है, तो ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को करेगा, और प्रेसिडेंट जो देगा संसद को देगा, ठीक है। प्रेसिडेंट किसको देगा, संसद को देगा, ठीक है। उसके बाद सीबीसी में, चलिए इतना काफी है, सीबीसी से इतना ही ज्यादा पूछता है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। चलिए अब देखते हैं कि एचडीआई के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है, शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय किया जाता है, जीवन प्रत्याशा किया जाता है, सामाजिक असमानता नहीं किया जाता। 1990 में पहली बार ना यूएनडीपी इसको लेकर आया था। कौन लेकर आया था, यूएनडीपी 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर आया था। पहले तो ये याद रखना। दूसरा याद रखना इसमें कौन कौन से, अच्छा किसी किनका हाथ था, तो महबूब उल हक, महबूब उल हक, ठीक है, और अमृत्य सेन, अमृत्य सेन, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर ही क्या कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अपना ये पूरा मतलब दिया था, ठीक है, पूरा इसकी अवधारणा दी थी, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या क्या था, शिक्षा था, प्रति व्यक्ति आय था, सामाजिक असमानता, सॉरी जीवन प्रत्याशा था, सामाजिक असमानता के बारे में कहीं बात नहीं किया गया है। चलिए ये देखते हैं हम लोग गन्ना को क्या, अच्छा क्या बोल रहा है कि सुमित करण, हाँ ठीक है, गन्ना को क्या बोला था, गन्ना को इच्छु, गन्ना को इच्छु नहीं, इच्छा होता है गन्ना खाने का, ठीक है, गन्ना को इच्छु। चावल को व्रीहि, चावल को क्या है व्रीहि। मूंग को मुदुक, मूंग को मुदुक, और जौ को यव, जौ को यव, ठीक है। मूंग को मुदुक, मामोल मुख, ठीक है, जौ को यव, चावल को व्रीहि, और गन्ना को इच्छु। चलिए, किस ग्रंथ में उल्लेख है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य मिला लिया था। यानी अशोक ने अवंती महाजनपद को जीत लिया, ठीक है, और मौर्य साम्राज्य मिला लिया। ये किस, मतलब किस ग्रंथ में लिखा गया, तो बुद्ध घोष की समंत पासदिका में लिखा गया। समंत पासदिका जो है, पासादिका में ये लिखा गया है कि ये मिला लिया गया था। और उस टाइम पर ये जो था ना, कहाँ चला गया, अशोक जो था ना, ये उज्जैन का ऊपर आ जाता, उज्जैन का ऊपर आ जाता, ऊपर आ जाए तो राजकुमार जो भी कहिए, ठीक है, ये था। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, शंकराचार्य को कहा जाता है, शंकराचार्य को कहा जाता है प्रच्छन्न बौद्ध। क्यों कहा जाता है शंकराचार्य को, अच्छा शंकराचार्य अद्वैतवाद दिए थे, अद्वैतवाद दिया था। और इस अद्वैतवाद में ना बहुत सारा चीज जो है आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर से भी इंस्पायर्ड है, बुद्धिस्ट लिटरेचर से इंस्पायर्ड है अद्वैतवाद, ठीक है। इसलिए शंकराचार्य को आपको प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग कि आशंकित श्रेणी और लाल रेड डाटा बुक जो है उसके बारे में। तो क्या है, संकटापन्न, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड को क्या, लाल पत्र होता है, इंडेंजर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, लाल पत्र। सुभेद्य यानी कि वल्नरेबल, वल्नरेबल को क्या बोलते हैं हम लोग, अंबर पत्र, एम्बर पत्र बोलते हैं, एम्बर पत्र। रेयर, दुर्लभ, दुर्लभ को क्या बोलेंगे हम लोग, श्वेत पत्र, रेयर है, ठीक है। और संकट से बाहर को बोलते हैं ये हरित पत्र, संकट से बाहर को हरित पत्र। देखिए, इंडेंजर्ड को लाल पत्र, वल्नरेबल को एम्बर पत्र, रेयर को श्वेत पत्र, और संकट से बाहर को हम लोग हरित पत्र बोलते हैं। आईयूसीएन ने ये डाटा दिया है, ठीक है। किसने किसने दिया, आयु देखिए 9 तरह की श्रेणी में इन्होंने बांटा है। आईयूसीएन ने 9 तरह की श्रेणी दिया। एक तो दिया एक्सटिंक्ट, ठीक है, एक दिया एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जो पढ़ना बता दे रहे, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तीसरा दिया हुआ है क्या, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। चौथा दिया है इंडेंजर्ड। पांचवा दिया है आपको वल्नरेबल। ये पांचों जो है ना, ये हम लोग को जानना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सवाल इन्हीं पांचों से होता है, ठीक है। छठा दिया हुआ है नियर थ्रेटेड, ठीक है। सातवां दिया हुआ है लिस्ट कंसर्न। आठवां दिया हुआ है ये आपको डाटा इनएडिक्वेट, डाटा इनएडिक्वेट। और नाइन्थ दिया हुआ है आपको, नाइन्थ दिया हुआ है नॉट इवेल्युएटेड, नॉट इवेल्युएटेड, ठीक है। ये 6 जो है उतना नहीं है, लेकिन ये 4 पढ़ना है हम लोग, ये 5 पढ़ना है। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट में क्या हो गया कि आपका वो चीज एक्सटिंक्ट ही हो गया, वो मतलब कहीं पे भी नहीं है, अब पृथ्वी पाया ही नहीं जाता है, वो जानवर या वो जीव कुछ नहीं पाया जाता। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड,
यानी उनका जो अपना घर था, यानी वो अपना वन थे, वहां पर नहीं पाया, तब ये चिड़ियाघर या किसी जू में पाया जाता है, बस यही है। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, इसमें बोला जाता है कि 10 वर्ष में 90% उसकी जनसंख्या घट गई है। 10 वर्ष में 90% जनसंख्या घट गई, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 10 वर्ष में। और अभी इनके पास सिर्फ 250, नहीं सॉरी 250 50 सिर्फ आपको मेंबर्स बचे हैं, वेस्ट मेंबर बचे हैं। एक तो ये कैटेगरी 10 वर्ष में 90% घट गए हैं, और 50 ही आपको बचे हैं उसके। ठीक है, फिर इंडेंजर्ड, इसमें क्या बोल रहा है, 10 वर्ष में 70% जनसंख्या घट गई है इसकी, और इसमें अभी आपको 250 मेंबर ही बचे हैं, 250 मेंबर ही बचे हुए हैं। ठीक है, वेस्ट मेंबर। ठीक है, और फिर आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल में क्या होता है, ये पता नहीं, यही 5 पूछता है। वल्नरेबल में क्या होता है कि इसमें 50% जनसंख्या पिछले 10 वर्ष में घट गई है। 10 वर्ष में 50% जनसंख्या घट गई है, और इसमें अभी 1000 मेंबर ही बचे हैं वयस्क। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं ताकि और बेहतर समझ में आए, क्योंकि कोई पूछ देता है। देखिए, एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, इंडेंजर्ड हो गया, वल्नरेबल हो गया। ये 3 2 5 है। एक्सटिंक्ट तो आपको एक्सटिंक्ट खत्म हो गया, पृथ्वी पे है ही नहीं। ये आपको वनों से खत्म हो गया, और जू सब में है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है कि ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सिर्फ 50 मेंबर बचे हैं वयस्क, 50 एडल्ट मेंबर बचे हैं। ठीक है, और 10 वर्षों में 90% जनसंख्या खत्म हो गई है। इंडेंजर्ड में 250 मेंबर बचे हैं खाली, और 10 वर्षों में 70% जनसंख्या खत्म हो गई है। वल्नरेबल में यहाँ 250 है, 1000 मेंबर बचे हैं मात्र, और 10 वर्षों में 50% जनसंख्या खत्म हो गई। बस ये याद रखना है हम लोग को। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, समझ गए हम लोग। थोड़ा सा डिटेल में चलेगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आदमी बीपीएससी की भी तैयारी करने लगता है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। निम्नलिखित शब्दों का सार्थक रूप, सार्थक क्रम में क्या लिखा है, सार्थक क्रम में लिखिए, शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। अच्छा, सार्थक क्रम में लिखिए ना। तो सार्थक क्रम में क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले तो हो जाएगा आपको ये, अच्छा मतलब बोल रहा है कि या एक तो बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, या तो घटते क्रम में लिख दीजिए, कोई ऐसा ही क्रम में लिख दीजिए। ठीक है, ये बोलना चाह रही है। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम लोग पहले, तो महासागर तो सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा बड़ा होगा तो महासागर पकड़ लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा ये महासागर सबसे ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, महासागर के बाद क्या होगा, समुंदर होगा। तो 3 में 1 और 3 ये रहा, हो गया, आंसर आ गया। 1 आ गया आपको सबसे आखिरी में महासागर, फिर समुंदर आ गया, 3 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, समुंदर से पहले नदी मिलती है समुद्र में ना, तो ये नदी आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर नदी का मतलब नदी में क्या मतलब नदी का मिलती है, और सबसे शुरुआत में ग्लेशियर होता है। तो ग्लेशियर सबसे पहले होता है, ग्लेशियर से नदी का बनती, नदी का से नदी बनती, नदी से समुद्र, समुद्र से महासागर। बस सिंपल सा चीज था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अच्छा, निम्नलिखित में से, ऐसे तो कटिहार नहीं होगा, ऐसे तो किशनगंज हो जाएगा, ऐसे तो किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सबसे किशनगंज ही। ठीक है, और ये जो है कौन सा जिला बिहार सबसे पूर्वी, इसमें तो कटिहार हो जाएगा, इसमें कटिहार हो। ठीक है, ऐसे किशनगंज हो जाएगा। देखिए देखिए, ये मान लेते हैं, ये बिहार मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पूरब में जो किशनगंज हो जाएगा, सबसे पूरब में क्या है, किशनगंज, यही पूछ रहा है। सबसे पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, सबसे पश्चिम में आपको हो जाएगा कैमूर। ठीक है, सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण, और सबसे दक्षिण में इधर गया। बस यही याद रखना। ठीक है, वैसे एरिया कितना था, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी किसका है, आंध्र प्रदेश का। देखिए 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। देखिए यहाँ देखिए, शास्त्रीय नृत्य जो है वो 8 होते हैं। ठीक है, 8 क्लासिकल डांस होते हैं। ठीक है, अब 8 में से एक तो यहाँ पे दिया, जैसे यहाँ ही लिख देता है। छोड़िए, पहला जो है, पहला मान के चलते भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये जो है ना, ये पहला है, ये तमिलनाडु में होता है, और ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना यही है भरतनाट्यम। ये देवदासियों द्वारा शुरू किया गया था, देवदासियों द्वारा। ठीक है, भरतनाट्यम हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में है। कुचिपुड़ी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में।
ठीक है, चलिए। तीसरा ओडिसी, ओडिसी 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 तो पक्का पता है, उड़िया उड़ीसा में है, उड़ीसा में, ठीक है। चौथा हो जाएगा सात्रीय, सात्रीय जो है ये आसाम में है, ये मठों में, ये जो है ना मठों में नृत्य किया जाता था पहले, ठीक है। फिर कथक पकड़ लेते हैं, कथक एक हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस को बोला जाता है, ये नॉर्थ इंडिया यानी कि यूपी में ज्यादातर पाया जाता है, या नॉर्थ इंडिया पकड़ लीजिए, यूपी में, ठीक है। इसमें कोई भी चीज को ना कथा के हिसाब से बताया जाता है, कथा मतलब ऐसा आप देखिए तो लगेगा कि कथा चल रहा है, उस तरीके से कथक, ठीक है। फिर छठा हो जाएगा क्या आपको, मणिपुरी, मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी ऐसे हो जाएगा, मणिपुरी, मणिपुरी क्या कहाँ, तो सिंपल लग रहा है कि मणिपुर में ही होगा, मणिपुर। इसमें क्या है कि राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग दिखाया था, राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग दिखाया गया इसमें, ठीक है। यह वैष्णव धर्म के बारे में बताया गया था, मणिपुर में ही है, ठीक है, मणिपुर में, ठीक है। चलिए, उसके बाद और कौन सा बच गया है, एक बचा है आपको मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ पे है, तो ये केरल का है, ठीक है। ये विष्णु जी का जो मोहिनी रूप था ना, उससे इंस्पायर है, विष्णु जी का मोहिनी रूप से। आठवां कौन सा है, यही केरल का ही एक और आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कथकली, ये भी केरल का है, ठीक है। तो यही आठ जो है आपको क्लासिकल डांस है, जिसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। कुचिपुड़ी किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश का, ठीक है। कर मत दो का नारा किसने दिया था, वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। कर मत दो का सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था, जय हिंद दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, खून वाली बात कहते इन्होंने। जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या कहा था, इन्होंने कहा था आराम हराम है, ये भी कहा था इन्होंने, आराम हराम है, ठीक है। या पूर्ण क्रांति के पूर्ण स्वराज के बारे में इन्हीं का था, पूर्ण स्वराज, ठीक है, 1929 वाला जो हुआ था रावी नदी के तट पर, लाहौर के रावी नदी के तट पर 1929 में हुआ, ठीक है। चलिए, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, चलिए हो गया। तो चलिए, आज हम लोग देख लिए, जहां तक हम लोग डिटेल में जा सकते थे इतना सवाल कर सकते थे, ठीक है। अब हम लोग कल मिलते हैं और देखते हैं कि कल कौन सा सवाल आता है, ठीक है। चलिए, जय हिंद।